हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट ईएस नंबर 12 दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। इस छोटे से लेक्चर में हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से विद चार्ट आपको एएस 12 करवाएंगे। गवर्नमेंट ग्रांट ए टू जेड सभी प्रोविजन डिस्कस करी जाएंगी विद इन, आप मान के चलिए 20 टू 25 मिनट्स में पूरा आपका एएस जबरदस्त तरीके से रिवाइज हो जाएगा एक एक प्रोविजन के साथ, जो आपकी फुल कवरेज है आईसीआई के स्टडी मैट के अकॉर्डिंगली विद चार्ट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो बच्चे हमारे चैनल में नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट की न्यू सिलेबस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू बुक के साथ और डाउट सेशन के साथ। जूम पे डाउट सेशन होते हैं, ठीक है, उसके साथ आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे। और जो डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, और लुधियाना पंजाब में फेस टू फेस क्लासेस भी अवेलेबल है सी इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस के लिए। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एएस 12। हमारा जो गवर्नमेंट ग्रांट का एएस 12 है, ये किसके लिए है। सबसे पहले कहते हैं ये जो हमारा एएस 12 है गवर्नमेंट ग्रांट, ये किसके साथ डील करता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स जो सरकार द्वारा हमारे को ग्रांट दी जाती है, बिजनेस एंटिटी को सब्सिडीज दी जाती है, कैश इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स हो गई इस, और एसेट्स के रिगार्डिंग नॉन मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी ग्रांट। तो जो जो किसी तरीके से हेल्प की जाती है, असिस्टेंस की जाती है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा आपको बिजनेस एंटिटी को जो ग्रांट दी जाती है, उसके साथ एएस 12 जो है वो डील करता है। ठीक है, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। जो ग्रांट सरकार द्वारा दी जा रही है एंटरप्राइज को, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, और अगर कल को रिफंड देना पड़ता है, किसी भी रीजन से रिफंड देना पड़ता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है और क्या क्या डिस्क्लोजर देना है, इन सब चीजों के साथ एएस 12 डील करता है। चलिए जी, अब सबसे पहले हम बात करेंगे एएस 12 डील किसके साथ नहीं करता। ये तो हो गया जी एएस 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट के साथ, क्योंकि जब तक एएस 12 नहीं था तब तक क्या होता था, कोई भी बिजनेस एंटिटी अपने हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ग्रांट का अलग अलग ट्रीटमेंट कर दिया करती थी। पर एएस 12 आने के बाद क्या हुआ, स्पेसिफिकेशन हो गई कि आपको इसी तरीके से ही गवर्नमेंट ग्रांट मिलने पर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, इस तरीके से आपको बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। ठीक है, अब ये जो एएस 12 है कौन कौन से मुद्दों पे डील नहीं करता। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो स्पेशल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, स्पेशल प्रॉब्लम अराइज होती हैं किसके लिए, फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है जी, गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए जो स्पेशल प्रॉब्लम अराइज होती हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब किसके रिगार्डिंग, रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस। ठीक है जी, प्राइस चेंजिंग की वजह से, जो मान लीजिए आज ग्रांट दे दी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एसेट्स के लिए स्पेसिफिक अमाउंट की, ठीक है, तो उसका आगे जाके प्राइस चेंज हो जाता है, उस एसेट का, स्पेसिफिक एसेट का प्राइस चेंज हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग ये जो एएस 12 है वो डील नहीं करता। और उसके रिगार्डिंग कोई सिमिलर आपको सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कोई नोट्स जो अकाउंट्स वगैरह देने हैं, तो उसके साथ ये एएस डील नहीं करता। ठीक है, पहला हो गया जो स्पेशल प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ग्रांट्स के रिलेटेड, जो चेंजिंग प्राइसेस के लिए या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के लिए, उसके साथ डील नहीं करता। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है जी, गवर्नमेंट ग्रांट के अलावा कोई भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने सहायता दी है, उसके साथ ये एएस 12 डील नहीं करता। नंबर 3, गवर्नमेंट जब पार्टिसिपेशन करती है ऑनरशिप में, एक बिजनेस एंटिटी की ऑनरशिप में पार्टिसिपेशन करती है गवर्नमेंट, उसके साथ भी ये एएस 12 डील नहीं करता। ठीक है जी, ये इन 3 मुद्दों पर जो एएस 12 है वो डील नहीं करता। आगे हम बात करें जो गवर्नमेंट ग्रांट है। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, जो एक गवर्नमेंट द्वारा एक एंटिटी को या तो फिर इन कैश या फिर इन काइंड में, मतलब या मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी वे में सहायता की जाती है। ठीक है, और जो इसकी कंडीशंस हैं, हो सकता है एंटरप्राइज ने पास्ट में पूरी कर दी हो, पहले ही पूरी कंडीशन पूरी करी, फिर सरकार ने ग्रांट आपको अलॉट करी। हो सकता है आपको आज ग्रांट दे दी गई और कहा कि भाई आपको फ्यूचर में इन ग्रांट्स और फ्यूचर में इन कंडीशंस को क्या करना है, कंप्लाई करना है। ठीक है जी, हो सकता है। उसके बाद कहते दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस व्हिच कैन नॉट रीजनेबली हैव ए वैल्यूड अपॉन देम एंड ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट व्हिच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। अगर आपने नॉर्मल ट्रेडिंग करी है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन करी है गवर्नमेंट्स के साथ, तो वो एक्चुअली में इसके साथ
वो इससे अलग है, डिफरेंट है। ठीक है जी, उसको आप लोग इससे गवर्नमेंट ग्रांट से अलग रखोगे। जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं बिजनेस एंटिटी और गवर्नमेंट के बीच में, जो नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रांट दो तरीके से हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। मतलब इन कैश में तो मॉनेटरी ग्रांट आप उसको बोलोगे, इन काइंड में तो क्या बोलेंगे हम उसे, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया, आपको बेसिक ग्रांट का मीनिंग क्या होता है, कहां पर एप्लीकेबल है, और कौन से एएस कौन सी टॉपिक के साथ डील नहीं करता एएस 12, और मॉनेटरी ग्रांट नॉन मॉनेटरी ग्रांट क्या होता है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त क्या क्या अप्रोच फॉलो की जाती है। कहते हैं या तो फिर हम लोग कैपिटल अप्रोच फॉलो करते हैं, या तो फिर हम रेवेन्यू अप्रोच, जिसको हम इनकम अप्रोच बोल सकते हो। ठीक है, रेवेन्यू अप्रोच या इनकम अप्रोच बोल सकते हो। और अगर कैपिटल अप्रोच जब फॉलो करते हैं, जब गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटल अप्रोच के तौर पर, तो फिर वो क्या हो जाता है, हमारी शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो जाती है। जब गवर्नमेंट ग्रांट सरकार द्वारा दी जाती है और वो कैपिटल, ठीक है, क्या है, कैपिटल ग्रांट है, काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रांट नहीं, कैपिटल ग्रांट है, तो फिर वो किस चीज का टॉपिक पार्ट हो जाएगा, वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो जाएगा। अगर रेवेन्यू ग्रांट है, अगर वो रेवेन्यू ग्रांट है, तो फिर क्या होगी, वो इनकम में, मतलब क्रेडिटेड टू द P&L कर दी जाएगी, जितने साल के लिए हमारी वो इनकम का पार्ट है। जितने साल के लिए, मान लीजिए 4 साल की कंडीशन है, तो 4 साल में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, या फिर जो भी प्रोपोर्शन आगे हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उस बेसिस पर क्या कर दी जाएगी, इनकम को बांट दी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांट दी जाएगी। ठीक है जी, रेवेन्यू अप्रोच, कैपिटल अप्रोच। रेवेन्यू अप्रोच में P&L में क्रेडिट कर दी जाएगी, कैपिटल अप्रोच में शेयर होल्डर फंड का पार्ट बन जाएगी। आगे, अब गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, गवर्नमेंट ग्रांट को हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगी जब तक हमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं हो जाता। हमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं हो जाता दो चीजों का। कौन सी दो चीजों का, नंबर एक, एंटरप्राइज जो है, जो भी इसके साथ संबंधित बिजनेस एंटिटी जो क्या है, उसको अश्योर नहीं हो जाता, रीजनेबली अश्योर नहीं हो जाती कि भाई इसके साथ संबंधित जो भी शर्तें हैं, कंडीशन है, हम लोग फुलफिल कर लेंगे। हमें लगता है, बिजनेस एंटिटी को लगता है कि हम इस ग्रांट के साथ संबंधित जो भी कंडीशंस रखी हैं गवर्नमेंट ने, उन कंडीशंस को हम लोग फुलफिल कर लेंगे। अगर हमें लगता है, देन ओके, प्लस ग्रांट रिसीव हो जाएगी। अगर हमें लगता है कि इसके साथ, इस ग्रांट के साथ संबंधित जुड़ी हुई सभी शर्तों को हम पूरा कर लेंगे, प्लस हमें लगता है कि हमें ग्रांट मिल भी जाएगी, देन हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी बुक्स में। ठीक है जी, मतलब अपनी बुक्स में लेकर आ सकते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट ग्रांट मिलना इस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि भाई कंडीशन जो है वो आपने पूरी कर ली। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब गवर्नमेंट ग्रांट दी जाती है, हो सकता है पास्ट में अपनी कंडीशन पूरी कर ली हो सकता है आपको बोला गया हो कि अभी ये पकड़ो ग्रांट, अब इसके साथ जो संबंधित कंडीशन है आपको 5 साल फुलफिल करनी है। तो इसका मतलब है, हो सकता है कंडीशंस फ्यूचर में फुलफिल करने के लिए बोला गया हो, है ना। तो इसका मतलब है आज आपको ग्रांट सरकार द्वारा दे दी गई, इसका मतलब ये नहीं बनता कि आपने कंडीशन फुलफिल कर ली, है ना। तो हो सकता है कंडीशन आज आपको ग्रांट दी गई है, वो फ्यूचर में आपको कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। ठीक है जी, तो ग्रांट रिसीव होना जस्ट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इसके साथ आपको अश्योरेंस होना चाहिए, रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए कि फ्यूचर में आप इसकी कंडीशन को कंप्लाई कर लोगे। ठीक है जी, ओके सर। नॉन मॉनिटरी ग्रांट, अब नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स क्या होता है, जो हम इन काइंड में आपको, है ना, कोई प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग के अगेंस्ट आपको जो ग्रांट दी जाती है ना। गवर्नमेंट ग्रांट में टेक फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स सच एज लैंड और अदर रिसोर्सेज। ठीक है जी, अब नॉन मॉनिटरी एसेट्स जो हैं, हो सकता है आपको एज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाए, हो सकता है आपको एट कंसेशनल रेट पे दे दी जाए, हो सकता है आपको, मान लीजिए एक एसेट है वो आपको एज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट द्वारा दे दी गई, तो फिर आप उसको क्या करोगे, उसको क्या जीरो वैल्यू पे शो करोगे, नहीं, उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। जीरो तो प्राइस वहां पे एसेट इसका मतलब शो ही नहीं होगा, तो आपको एक नॉमिनल वैल्यू का मतलब 1 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये पे आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में दिखा दोगे। ठीक है जी, अगर वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। अगर आप कंसेशनल रेट पे आपको
एसेट मिली है, नॉन मॉनिटरी ग्रांट जो मिली है एसेट के फॉर्म में कंसेशनल रेट पे मिली है। मतलब अगर 1 करोड़ की एसेट है, आपको सिर्फ 50 लाख या 40 लाख में मिली है, चाहे 40 लाख में मिली है, तो आप क्या करोगे, 1 करोड़ माइनस गवर्नमेंट ग्रांट 60 लाख, तो फिर कंसेशनल रेट पे जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उस पे आप एसेट दिखा दोगे। ठीक है जी, ओके जी। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर या कोई बिल्डिंग, उसके अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली आपको, है ना, पर्टिकुलर कोई प्लांट वगैरह के अगेंस्ट, कोई बिल्डिंग के अगेंस्ट, है ना, कोई लैंड के अगेंस्ट। कहते ग्रांट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स आर द गवर्नमेंट ग्रांट हुज प्राइमरी कंडीशन इज दैट, प्राइमरी कंडीशन क्या है कि एंटरप्राइज जो है क्वालिफाइंग फॉर देम है, शुड परचेज, कंस्ट्रक्ट और otherwise acquire such asset. Other condition may also be attached restricting the type or location of the asset or period during which they are to be acquired or held. ठीक है जी। अगर हम बात करें स्पेसिफिक फिक्स एसेट जो है उसका रिकॉग्निशन किस तरीके से होगा, उसकी जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है हमें, ठीक है, उसका रिकॉग्निशन कैसे होगा, उसको कैसे इनकम में एज ए इनकम बुक्स में दिखाया जाएगा। उसके 2 मेथड होते हैं जी, मेथड 1, मेथड 2। अब इसको ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली में आपको पता है यही एग्जाम में ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। मेथड 1 बहुत आसान है जी। आपको स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए ग्रांट मिली है, स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए ग्रांट मिली है, तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, जो भी ग्रांट मिली है, जो भी ग्रांट मिली है उसको क्या करना है, आपके एसेट, चाहे वो डेप्रिशिएबल है चाहे वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, ग्रांट जितने की मिली वो कॉस्ट ऑफ एसेट में से क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए की एसेट है, ग्रांट मिली 30 रुपए की, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेट 70 रुपीज की एसेट बुक्स में दिखा दोगे। द ग्रांट इज शोन एज रिडक्शन फ्रॉम द क्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट। जैसे मैंने बोला कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 100 रुपीज माइनस गवर्नमेंट ग्रांट कितना है, 30 रुपए, तो 70 रुपीज की आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट दैट इज बुक वैल्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी इन द बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये हो गया जी कौन सा, मेथड 1 हो गया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे और, ठीक है, आगे ग्रांट इज दस रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ इट। हाँ, इसको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं। अब देखिए ना, एक्चुअली में मेथड 1 में क्या हुआ, हमने कॉस्ट ऑफ एसेट में से क्या किया, जैसे मैंने बोला कि 100 रुपए की एसेट है, 100 रुपए की एसेट है, 30 रुपए की ग्रांट है, तो 70 रुपीज हो गया। अब देखा जाए, अब आपकी डेप्रिसिएशन जहां पहले चार्ज होनी थी, जहां डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी 100 रुपए के ऊपर, अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 70 के ऊपर। तो देखा जाए इनडायरेक्टली आपकी डेप्रिसिएशन कम हो गई, डेप्रिसिएशन कम होने से आपका इनकम बढ़ गया, है ना। तो देखा जाए इनडायरेक्टली आपका इनकम का प्रोपोर्शन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया ड्यू टू द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है जी, ड्यू टू द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, ये है मेथड 1 का रेलिवेंस, और कंप्लीट अकाउंटिंग स्टेटमेंट इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 बहुत बढ़िया है। मेथड 2 में ध्यान से सुनिएगा, पहले हम बात करते हैं कौन सी एसेट पे, डेप्रिशिएबल एसेट पे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यही जो पिछला एग्जांपल लिया हमने, मेथड 2 में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सीधा ही एसेट की कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट नहीं करते गवर्नमेंट ग्रांट को। जैसे लास्ट हमने केस 1 में क्या किया, जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिली उसमें से एसेट की कॉस्ट में से हमने माइनस कर दिया, पर यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, जो एसेट की कॉस्ट है 100 रुपए, उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड एज इट इज रहने देंगे, और जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 30 रुपए, उसको डेफर्ड इनकम के तौर पर, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर लाइबिलिटी साइड हम दिखा देंगे 30 रुपीज। ठीक है, और उसको डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शनेट में क्या करेंगे, क्रेडिटेड करते जाएंगे। ठीक है, उसको राइट ऑफ करते जाएंगे P&L में एज ए इनकम। जैसे मान लीजिए एसेट की लाइफ कितनी है, एसेट की लाइफ है मान लीजिए 4 साल, तो एसेट की कॉस्ट कितनी थी 100 रुपए, तो इक्वल डेप्रिसिएशन होगी 25 रुपीज, तो 25 रुपीज डेप्रिसिएशन आ जाएगी। दूसरी तरफ हमें ग्रांट कितनी मिली थी 30 रुपीज की, तो एसेट की लाइफ कितनी थी 4 साल, तो 30 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 7.5, तो 7.5 क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू द P&L हो जाएगा। अब वो डेप्रिसिएशन के साथ साथ इक्वली क्या करते जाएंगे, हम लोग क्रेडिट टू द P&L करते जाएंगे। ये होगा कौन सी एसेट में, डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट में, जब हमें
स्पेसिफिक फिक्स एसेट के अगेंस्ट ग्रांट मिली है। ठीक है जी, मेथड 2 में। अब दूसरा केस 2 में देखिए जरा, अगर हमें ग्रांट मिली है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट मतलब लैंड के अगेंस्ट, मान लीजिए लैंड के अगेंस्ट हमें ग्रांट मिली है, और अब हमें कंडीशंस, मान लीजिए बोला ही नहीं हुआ कि कंडीशन अलग से पूरी करनी है, आगे इन फ्यूचर में करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें सीधा ही क्या कर दी गई, ग्रांट दे दी गई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली जो भी पैसा मिला है गवर्नमेंट ग्रांट, मान लीजिए 30 रुपए मिली है, ठीक है, उसको 30 रुपए को हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ग्रांट relating to non-depreciable asset are credited to the capital reserve under this method as there is usually no charge to the income in respect of such asset। क्यों इनकम को चार्ज होगी, है ना, क्योंकि एसेट की वैल्यू तो इन फ्यूचर में आगे जाके देखा जाए तो बढ़ने ही वाली है। लैंड है या तो फिर उतने की धीरे धीरे बढ़ेगी वैल्यू, है ना, घटेगी तो उसके बाद देखा जाएगा, है ना, AS 10 के अकॉर्डिंग हम रिवैल्यूएशन कर देंगे। बट देखा जाए जो ग्रांट मिली है वो कैपिटल रिजर्व का ही हिस्सा बन जाएगी। ये कौन से केस में हो गया, ये मेथड 2 के केस में हो गया। अगर मेथड 2 फॉलो कर रहे हो, आप कॉस्ट ऑफ एसेट में से रिड्यूस नहीं करोगे, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में आप क्या करोगे, एक तरफ एसेट दिखा दोगे 100 रुपए, दूसरी तरफ कैपिटल रिजर्व आ जाएगा कितना, 100 रुपीज और 30 रुपीज का। ठीक है जी, ये मेथड 2। तीसरा केस क्या है, अगर है डेप्रिशिएबल एसेट बट फ्यूचर में उसकी कंडीशन फुलफिल करनी है ना, requires the fulfillment of certain obligation, that is conditions, grant is credited to the income over a same period over which the cost of meeting such obligation is charged to the income। ठीक है जी, तो क्या होगा, जितने साल हमें कंडीशन फुलफिल करनी है उतने साल में ये जो 30 रुपए की हमें ग्रांट मिली है वो क्या कर दी जाएगी, क्रेडिटेड टू द P&L कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट जो हमें ग्रांट मिली। मेथड 1 में क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर देंगे सीधा ही। और मेथड 2 में क्या करेंगे, पहला केस अगर डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट है तो जो ग्रांट है एज इट इज, एसेट जो है एज इट इज रहेगी, और जो गवर्नमेंट ग्रांट होगी वो डेफर्ड इनकम के तौर पर लायबिलिटी साइड आ जाएगी। और दूसरे केस में अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट है तो सीधा ही क्या कर दी जाएगी, मेथड 2 में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर उसके साथ कोई कंडीशंस हैं फुलफिल करने वाली इन फ्यूचर में तो फिर क्या होगा, इक्वली क्रेडिट टू द P&L कर दी जाएगी जितने साल की कंडीशन है। अब बात करते हैं जी रेवेन्यू ग्रांट। ये तो था स्पेसिफिक फिक्स एसेट के अगेंस्ट हमें ग्रांट मिली है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। दूसरा क्या है, रेवेन्यू ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट क्या होता है जी, रेवेन्यू ग्रांट क्या है, जो हमें गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट दी जाती है कोई बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए, है ना, बिजनेस एंटिटी लॉसेस में जा रही है या फिर कुछ फंक्शनिंग करने के लिए दी जा रही है, तो फिर वो सीधा ही किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए दी जाती है ना, बिजनेस चलाने के लिए दी जाती है। तो ये सिंपल क्या होगा, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, इसको एक अदर इनकम में लगा देंगे, अदर इनकम की हेडिंग में डाल देंगे, या इसको सेपरेट शो कर देंगे गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर। या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एक्टिविटी के लिए दी गई है ना, कोई पर्टिकुलर फंक्शनिंग के लिए ग्रांट दी गई है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 100 रुपए का खर्चा हुआ, 30 रुपए की ग्रांट दी गई है, तो 30 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 रुपीज में से। ठीक है, तो 70 रुपीज एक्सपेंसेस नेट करके शो कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू ग्रांट। अब अगर हम बात करें प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या होता है जी, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट दी जाती है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर। अब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में कैसे, विद द रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट्स कैपिटल आउटले, कि भाई एक एंटिटी ने इतना पैसा लगाया, तो उसके कैपिटल में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया गवर्नमेंट ने, उसको क्या बोलते हैं, उस ग्रांट को क्या बोलते हैं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में बहुत सीधा होता है, अगर आप एग्जांपल भी देखें, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है, ठीक है, और यहां पर कहते हैं जो रिफंड के चांसेस हैं वो नहीं होते। ठीक है, और यहां पर सीधा ही हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व के तौर पर ये सारा का सारा जो भी पैसा मिलता है हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, और ना ही इससे डिविडेंड दिया जा सकता है और ना ही फ्यूचर में इसको क्रेडिट टू द P&L किया जाएगा।
ठीक है जी, एक लमसम अमाउंट दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा कैपिटल आउटले के तौर पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनेटली कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर सारा भी जो भी पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, वो सीधा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और ना ही इससे कोई डिविडेंड दिया जा सकता है, ना ही इन फ्यूचर में क्रेडिट टू द P&L होगी। अब लास्ट अगर हम रिफंड देने की नौबत आती है, कल को कुछ कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं करी, ठीक है, रिफंड देने की अगर नौबत आती है तो क्या होगा। तो रिफंड देने की नौबत अगर स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट आती है तो आपको याद होगा दो मेथड थे, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 में तो हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर दिया था। मेथड 1 में गवर्नमेंट ग्रांट क्या कर दी थी, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर दी थी। ठीक है, अब यहां पर क्या कर देंगे, जब रिफंड देने की बारी आएगी, रिफंड कब देना पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा देना पड़ता है, जब कंडीशन जो थी वो फुलफिल नहीं करी, कंडीशन ना फुलफिल करने की वजह से हमें अपनी गलती का नुकसान भुगतना पड़ा। ठीक है, वो हमें पैसा वापस देना पड़ा जो सरकार से मिला था। हो सकता है वो पार्शल रिफंड हो गवर्नमेंट ग्रांट का, हो सकता है पूरा का पूरा पैसा रिफंड देना पड़े सरकार को जो भी हमें ग्रांट मिली थी। ठीक है, पार्शल भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है। मान लीजिए जितना भी हमने रिफंड किया वो सारा की सारा वापस एसेट की जो भी बुक वैल्यू होगी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि हमें ग्रांट मिली थी कितने की, वही एग्जांपल कंटिन्यू कर लेते हैं। 100 रुपए की एसेट थी, 30 रुपए की ग्रांट मिली थी, तो हमने नेट एसेट मेथड 1 में क्या किया, 70 रुपीज की रिकॉर्ड कर दी। अब डेप्रिसिएशन लगा लोगे, मान लीजिए जब रिफंड की बारी आई तब कितना था, 40 रुपए थी। ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस करके एसेट की वैल्यू कितनी थी, 40 रुपीज। तो रिफंड दिया तो वापस अब क्या होगा, 40 प्लस जितनी माइनस करी थी वापस एड बैक उतनी ही कर देंगे, 30 रुपीज एड बैक कर देंगे, या जितनी ग्रांट हमने देनी है रिफंड करनी है। ठीक है, तो अब 70 रुपए के ऊपर 70 के ऊपर जितनी भी जो भी एसेट नई न्यू रिवाइज एसेट होगी, एसेट की कॉस्ट होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। दैट्स इट। दूसरे मेथड में हमने क्या किया था, डेफर्ड इनकम एक तरफ दिखा दिया, दूसरी तरफ हमने क्या किया, एसेट की कॉस्ट एज इट इज रहने दी। अब हम दूसरे मेथड में क्या करेंगे, जो भी डेफर्ड इनकम हमारे पास आउटस्टैंडिंग पड़ा होगा उसको पहले हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, और रिमेनिंग जो अगर उसके अलावा भी कुछ, जैसे कि मान लीजिए 30 रुपए की ग्रांट मिली थी, 30 रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी। ठीक है, अब आपके अकाउंट में मान लीजिए जब रिफंड देने की बारी आई तो डेफर्ड इनकम में आपके कितना पड़ा है, सपोज कीजिए 20 रुपए पड़ा है। ठीक है, तो 10 रुपए आपको, एक तो 20 रुपए ये खत्म हो गया जब रिफंड देना पड़ा, तो बुक्स में से बिल्कुल डेड हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, एडजस्ट हो गया ये जो रिफंड देना पड़ा। बाकी 10 रुपए और बचा, 10 रुपए क्या करोगे, डेबिटेड टू द P&L कर दोगे। पहले जब मिले थे तो क्रेडिट टू द P&L किया था, धीरे धीरे अब क्या कर दोगे, डेबिटेड टू द P&L कर दोगे। ठीक है जी, रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम बैलेंस बाय अप्रोप्रिएट द अमाउंट रिफंडेबल। ठीक है जी, जो भी अमाउंट रिफंडेबल होगी। ठीक है जी, और प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, वापस क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे कैपिटल रिजर्व में से। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन में आपने क्या किया, अगर कल को बाय चांस ऐसी नौबत आती है कि रिफंड देने की, तो आपने क्या किया था, आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, अब क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व में से डेबिटेड कर दोगे। ठीक है, और रेवेन्यू नेचर में से भी क्या करोगे, रेवेन्यू ग्रांट के केस में भी, रेवेन्यू ग्रांट के केस में आपने क्या किया था, क्रेडिट टू द P&L किया था, अब डेबिटेड टू द P&L कर दोगे, है ना। डेफर्ड एक्सीड सच क्रेडिट। ठीक है जी, अमाउंट इज इमीडिएटली चार्ज इमीडिएटली टू द P&L स्टेटमेंट। ठीक है जी, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या करोगे, और प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के केस में डेबिटेड टू द कैपिटल रिजर्व कर दोगे, और रेवेन्यू ग्रांट में डेबिटेड टू द P&L कर दोगे। और लास्ट डिस्क्लोजर में हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि हम लोग कौन सी जो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या अडॉप्ट करी है गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए वो भी बताएंगे, प्लस जो ग्रांट मिली है उसकी नेचर क्या है, एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कितना है ना, और नॉन मॉनिटरी एसेट्स के अगेंस्ट ग्रांट मिली है, कंसेशनल रेट पे मिली है या फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, सब कुछ हमें डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है बच्चों, तो लीजिए ये आपका AS 12 हो गया। अगर आपको आप इसको कम से कम 2 बार सुन लेते हैं तो अच्छे तरीके से आपका पूरा का पूरा A to Z एक एक प्रोविजन रिवाइज हो जाएगी, आपको रेडी रहेगी एग्जाम तक। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।